भारत दोस्तों, अभी हमारे देश में रबी फसल की बुआई तक शुरू नहीं हुई थी और पूरे देश में डीएपी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, किसी भी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब इस फर्टिलाइजर की शॉर्टेज ने किसानों के बोझ को और ऊंचा कर दिया। अब किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने हाई वेराइटीज के सीड्स जो हम लेकर जा रहे हैं, इसके लिए अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलती है तो हमारा पूरा क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है यह सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। अगर किसानों के क्रॉप्स बर्बाद होते हैं तो इसका इफेक्ट पूरे देश में देखने को मिल सकता है। आम नागरिक को भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इंडिया की इतनी बड़ी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आखिर इतनी ठप क्यों है, और किसानों के बीच जो डीएपी की शॉर्टेज या तो किसी भी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो रही है, इसके पीछे का काला सच आखिर है क्या। कोई बाइक पर कट्टा लेकर भाग रहा है तो कोई सिर पर बोरी रखकर दौड़ लगा रहा है। मौका मिला तो महिलाएं भी पीछे नहीं रही। आखिर किसानों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब वो गोदाम में खाद होने के बावजूद भी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि स्टील इंडस्ट्री के बाद इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इतने घाटे में क्यों है, क्यों यह डिक्लाइन करता जा रहा है। पूरे देश भर में फर्टिलाइजर के शॉर्टेज क्यों देखने को मिल रहे हैं। अगर एक किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, डीएपी नहीं मिलता है, तो उसके लिए कौन सी फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट रहेगी। आखिर जब 1906 में देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तमिलनाडु रानीपथ में जब चालू किया गया तो उस समय हमारे देश में सिर्फ एक तरह के फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन किया जाते थे, एसएसपी यानी सुपर सिंगल फॉस्फेट। लेकिन आज हमारे देश में इतने सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खुल चुके थे और इतने टाइप के फर्टिलाइजर हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी बात आ गई जिससे सरकार भी परेशान है। अब सरकार के पास भी इसका जवाब नहीं है कि आगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। In several places across Madhya Pradesh, a new crisis for farmers. Long queues for fertilizers here in Sagar. In Ashoknagar, hundreds slept outside in Mungauli block headquarters just so that they can get a token early in the morning to buy fertilizer. हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से। इंडिया में सबसे फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री 1906 में रानीपत तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था। 1960-61 से पहले इंडिया सिर्फ ओनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज बहुत सारे फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज पूरे पैन इंडिया में हैं। जैसे अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कलोल, गुजरात में जामनगर, मुंबई, राउरकेला, तलसर, कोचिंग, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्टिलाइज़र के फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हैं। लेकिन आज भी इन फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। मेनली चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है डीएपी के लिए। हमारे देश में टॉप 10 फर्टिलाइजर कंपनियां अभी वर्क कर रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा केमिकल्स, एनएफएल्स, गुजरात इंडस्ट्रीज। लेकिन इन सब कंपनियों के सामने एक प्रॉब्लम है कि इनके जो रॉ मटेरियल है इनके कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आते हैं और फार्मर को जो फर्टिलाइजर वह कम में चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पीछे काला सच क्या है कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही और किसानों का जो सर का बोझ है और धीरे धीरे ऊँचा होता जा रहा है। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक किसान को फर्टिलाइजर यानी डीएपी नहीं मिलती है तो उसके जगह किसान कौन सी फर्टिलाइजर यूज करे जो उसके लिए बेस्ट होगा और कौन कौन से फर्टिलाइजर के वर्क क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे जो नॉलेजेबल बातें हैं आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप एक किसान है तो भी ठीक है, अगर आप एक आम पब्लिक है किसान को छोड़ करके तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस देश में जितने भी लोग हैं वह कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी पिक्चर है जिससे आप समझ सकते हैं एक किसान अगर अपने खेत में फर्टिलाइजर ना डाले तो उसकी खेत की फसल बिल्कुल ऐसे होगी। एक किसान जो अपने खेत में डीएपी या तो कोई भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी फसल बिल्कुल ऐसी होगी। तो आप समझ सकते हैं फर्टिलाइजर की कितनी महत्व है आज की खेती में। जब 1973 में पूरे वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस चालू हो गई थी और पूरे देश के पेट्रोल पंप्स एक साथ बंद हो गए थे, उस समय कंडीशन कुछ इस तरीके की हो रखी थी कि लोग गाड़ी को छोड़ करके घोड़े गाड़ी पे चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में फर्टिलाइजर की जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। 1973 में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज बिल्कुल वैसे हुई थी जैसे कि आज हो रही है। अब जितने भी फर्टिलाइजर थे उनका एक्सपोर्ट करना भी मना था। तब हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू किया, रिटेंशन प्राइस स्कीम। इस रिटेंशन प्राइस स्कीम का मतलब होता है कि किसी भी प्राइस को स्थिर रखना, यानी अगर आप जब कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं मेनली फर्टिलाइजर, जितने भी जो डिफरेंस प्राइसेस आते हैं मार्केट से उसे सरकार देती है और इसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं।
इसमें होता क्या है, रिटेल प्राइस बिल्कुल फिक्स रहती है। जैसे DAP अगर 270 रुपये बोरा है तो वह फिक्स कर दी गई है। कॉस्ट ऑफ सप्लाई अगर कंपनियों का 970 रुपये आ रहा है तो जितना डिफरेंस 700 रुपये आया ये सरकार कंपनी को देगी, जिसे हम लोग सब्सिडी के नाम से जानते हैं। अभी अगर बात करते हैं हमारे देश में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चल रही है, यानी जितने भी रॉ मटेरियल हैं इनका कॉस्ट जितना ज़्यादा जाएगा DAP की प्राइस 1200 फिक्स रहेगी और बाकी के पैसे सरकार देगी। वैसे तो ये जो सब्सिडी स्कीम है सबसे फर्स्ट 1962 में श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था। और श्रीलंका में आज भी ये नियम है कि जो फर्टिलाइजर के रेट है वह बिल्कुल फिक्स किए गए हैं। पहले होता क्या था, DAP जो है उसकी ओरिजिनल प्राइस 1900 रुपये थी, लेकिन सरकार आपको 1200 रुपये में देती है। ये जो 700 रुपये का स्कीम है ये डायरेक्टली कंपनियों को मिलता है, इसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं। फिर सरकार ने 140% की वृद्धि की थी हाल फिलहाल में फर्टिलाइजर पे, ताकि किसानों को एक रेट पे DAP मिल सके। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े अमाउंट की सब्सिडी जो सरकार किसानों के लिए देती है, लेकिन ये पैसा एक्चुअल में जाता कहाँ है? तो ये पैसा कंपनियों के थ्रू होते हुए डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता है जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। और मेनली चाइना हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और जितने जो सब्सिडी अमाउंट आ रहे हैं ये डायरेक्टली कंपनी के थ्रू सीधे चाइना जाता है। तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे कि हम अपने ही देश के फर्टिलाइजर को यूज करके अच्छी फसल प्रोड्यूस कर सके। 60-61 से पहले हमारे देश में सिर्फ एक तरह के फर्टिलाइजर बनते थे, यानी सिंगल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमारे कंट्री में बहुत तरह के फर्टिलाइजर बनते हैं, और जैसे जैसे 1960-61 के बाद हमें हाई वैरायटी के सीड्स मिलने शुरू हुए, हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और आज हमारे देश में सिंगल सुपर फॉस्फेट 1846 DAP, उसके बाद 20-20-0-13 और जितने सारे DAP जो आते हैं, एक्चुअल में ये जो कोड आप देख रहे हैं बोरे पे, यह NPK की रेशियो को बताते हैं। जैसे 20-20-0-13 इसमें कोई एक इंग्रेडिएंट्स है जिसको 0 कर दिया गया। और ये जितने सारे आप जो बोरे पे कोड देखते हैं ये सिर्फ NPK की मात्रा को बताता है, और किसी भी फसल के लिए NPK का होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि NPK है क्या। चाहेगा कि हम जिम जाते हैं और सिर्फ रोटी चावल खा करके अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना ले, तो यह पॉसिबल नहीं है। उससे अच्छी बॉडी बनाने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से आज हमारे कंट्री में जैसे जैसे हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, हाई वैरायटी के सीड्स आ रहे हैं, इनको प्रोडक्ट करने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वेराइटीज़ के फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है। वैसे फर्टिलाइजर जिसमें NPK की अंश हो, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटासियम की बहुत ज़्यादा पावर हो, ये तीनों चीज़ें ही मिल करके किसी भी फसल को बहुत तेज़ी तक बढ़ाते हैं। किसी भी फसल के लिए 3 चीज़ें चाहिए। NPK नाइट्रोजन जो पौधे को बढ़ाता है। जैसे अगर कोई पौधा है वह बढ़ नहीं रहा है तो उसमें अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालेंगे वह तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस जो जड़ों को अंदर तक लेकर के जाता है, इसलिए लोग आलू के लिए फॉस्फेट और पोटासियम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ताकि जो आलू है वह नीचे जाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठ सके, और उसकी जड़ें जितनी फैलेगी आलू उतनी ही ज़्यादा बैठेगी। जो चीज़ जड़ से रिलेटेड हो उसके लिए पोटासियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी वीट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, गेहूँ के लिए हमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गेहूँ के पौधे जितने ज़्यादा बड़े होंगे उसमें बाली उतनी ही ज़्यादा लगेंगी। तो एक DAP के लिए चाइनीज़ कंपनी को पैसा देने से अच्छा है कि हम अपने देश में बने हुए NPK फर्टिलाइजर यूज करें, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर है सब में वर्क इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट्स का होता है। तो इस फिगर से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि NPK का काम क्या होता है। अगर आपको फ्लावर को बूस्ट करना है, फ्लावर को बड़ा करना है, तो उसके लिए आप फॉस्फोरस डालें। अगर आपको पत्तियों से मतलब है, पत्तियों को बहुत ज़्यादा हरा भरा और मजबूत करना है, उसके लिए आप नाइट्रोजन डालें। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। अगर आपको जड़ बड़ा करना है तो उसके लिए आप पोटासियम डालें। और आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपकी पत्तियाँ हरे भरे नहीं हो रहे हैं तो आप उसके जगह पर नाइट्रोजन का यूज करें। अगर आपको सेल डिवीजन चाहिए, रूट के ग्रोथ चाहिए, फ्लावर के लिए चाहिए, या तो कोई भी फल पक नहीं रहा तो उसके लिए आप फास्फोरस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको जड़ मजबूत चाहिए, और वैसे भी बहुत सारी क्रॉप्स है जो जड़ से रिलेटेड होती है, उसमें आप पोटासियम जरूर डालें। और ऑल ओवर हम लोग मिला जुला कर अगर कहते हैं तो हमें तीनों की तीनों चीज़ें चाहिए होती है किसी भी क्रॉप्स में। तो इसके लिए मार्केट में एक फर्टिलाइजर आती है NPK, उसे आप यूज कर सकते हैं अपने फसल के लिए DAP के जगह पर, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी।